जय हिंद। आज क्लास में हम कक्षा 10वीं के गणित पाठ पहला वास्तविक संख्या के कुछ थ्योरी जानेंगे, जैसे कि वास्तविक संख्याएं, दशमलव संख्याएं, गुणनखंड, मस और घातांक क्या होता है उनके बारे में समझेंगे। आइए जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। नंबर वास्तविक संख्या होती क्या है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या होता क्या है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या होती क्या है कि वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो, वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो, अंश बटा हर के रूप में हो, अर्थात p बटा q के रूप में हो, जहां हर जो q है वो 0 के बराबर ना हो। कहने का मतलब है कि हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कि 2, 4, 7/3 -2/5। परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, बस उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 5/0 नहीं होना चाहिए, 7/0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। यदि 0 हो जाता है हर, तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है। अब जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या है वैसी संख्या, इसका अपोजिट हो जाता है कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो, अंश बटा हर के रूप में ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में ना हो, जो p बटा q के रूप में ना हो, अर्थात अंश बटा हर के रूप में ना हो, अंश बटा हर के रूप में ना हो। एग्जाम्पल जैसे कि √2 है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे √2 है, जैसे √2 का मान होता है 1.414। ये बढ़ते जाता है, तो बढ़ते जाता है, तो इसका हम हर पता नहीं कर सकते हैं। तो जब हर पता नहीं कर सकते हैं तो इसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। यदि हमें हर पता हो तो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 5.6 ले लीजिए, इसको हम 56/10 लिख सकते हैं, क्योंकि हर हमें पता है कि इसका हर जो है 10 होगा। इसका हर क्या होगा? 10 होगा। लेकिन इसका हर हमें पता नहीं है, पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी संख्या है बढ़ती जा रही है। दशमलव के बाद जो भी संख्या है बढ़ती जा रही है, दशमलव के बाद जो भी संख्या है बढ़ती जा रही है, इसलिए इसका हर हम पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। जिससे √3 है, जैसे √3 है, इसका मान होता है 1.732, 1.732
3 2 ये बढ़ते जाता है। तो जब बढ़ते जाएगा तो इसका हर तो पता नहीं होगा, जब हर पता नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल, जैसे वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, कुछ परिमेय संख्या हो सकते हैं और कुछ अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे कि 2 4 7/3 माइनस भी ले सकते हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या जैसे कि √2 √3 पाई भी हो सकता है। इन सभी के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। इन सभी के समूह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अब चलते हैं दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं होती क्या है कि दशमलव संख्याएं डेसिमल नंबर दशमलव संख्या जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होता है शांत दशमलव संख्याएं, इसको हम शांत आवर्ती भी बोलते हैं। एक होता है अशांत दशमलव संख्याएं। एक होता है शांत दशमलव संख्याएं, एक होता है अशांत दशमलव संख्याएं। तो शांत दशमलव संख्या होता क्या है कि वैसी दशमलव संख्या जो दशमलव के बाद वो संख्या रुक जाए। कोई दशमलव संख्या है जैसे कि 2.567, ये आकर के यहीं पर रुक जाए, इसके आगे ये ना जाए। यदि वो शांत हो जाता है, रुक जाता है, तो उसको शांत दशमलव कहते हैं। यदि कोई संख्या शांत नहीं होता है, जैसे कि हम 10/3 में भाग लगाते हैं, तो 3 9 .3 3 3, ये इसका भाग समाप्त होगा ही नहीं, इसका भाग समाप्त होगा ही नहीं। दशमलव में जो भी संख्या आएगी वो बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, इसलिए इसको बोलेंगे अशांत। वो शांत हो ही नहीं रहा है, इसलिए ऐसी संख्याओं को बोलेंगे, ऐसी दशमलव संख्याओं को बोलेंगे अशांत। और जैसे कि 7/2 है, जब इसका भाग लगाएंगे कि 2 3 6 .2 5 10, ये संख्या क्या हुआ, यहीं पर रुक गया, इसके आगे जा ही नहीं रहा है। तो ऐसी दशमलव संख्या को बोलेंगे शांत दशमलव संख्या, और ऐसी दशमलव संख्या को बोलेंगे अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि 11/2, जब इसका भाग लगाएंगे 2 5 10, दशमलव लगा के 0 लगाएंगे और 2 5 10, ये संख्या यहीं तक सीमित है, ये आगे नहीं जा रहा है। दशमलव में जो भी संख्या आ रहा है वो एक सीमित संख्या है, आगे नहीं जा रहा है। तो कोई दशमलव में संख्या सीमित होती है तो उसको शांत दशमलव संख्या बोलते हैं। यदि कोई संख्या जैसे कि 10/3 ले लेते हैं, ठीक है, इसको जब भाग लगाएंगे तो 3 9, देख लीजिए, 3 9 9, ये बढ़ते जाएगा। ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा। दशमलव में जो भी संख्या आ रही है दशमलव के बाद, वो संख्या क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, कहीं रुक ही नहीं रहा। हम इसको बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या या अशांत अनवसानी बोलते हैं, या इसको एक और नाम देते हैं अनंत दशमलव संख्या। इसको एक और नाम दे देते हैं अनंत दशमलव संख्या है। जो अशांत दशमलव संख्या होता है वो 2 प्रकार का होता है। जो अशांत दशमलव संख्या होती है वो 2 प्रकार की दशमलव संख्या होती है। एक होता है शुद्ध, एक क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है,
और दूसरा हो जाएगा आपका मिश्रित। दूसरा हो जाएगा मिश्रित। जो अशांत दशमलव संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है एक होता है शुद्ध और दूसरा होता है मिश्रित। शुद्ध का मतलब ये हुआ कि दशमलव में जो भी संख्या आएगी वो एक ही जैसा आएगी। जैसे कि एग्जांपल ये ले लेते हैं 10/3, इसमें जब भाग लगाएंगे तो 3.3 ये बढ़ते जाएगा। ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो दशमलव के बाद एक ही प्रकार की संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार एक ही संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, तो उसको हम शुद्ध अशांत दशमलव संख्या बोलेंगे। शुद्ध अशांत दशमलव संख्या बोलेंगे। कोई संख्या है, मान लीजिए 1/7, तो मिश्रित अशांत दशमलव संख्या क्या होता है कि दशमलव संख्या के बाद एक ही प्रकार की संख्या नहीं आएगी, संख्या बदल बदल के आती है, तो क्या होता है, मिश्रित होता है। मिश्रित अशांत दशमलव संख्या होती है। जैसे कि 1/7 है, जब 1 में हम भाग लगाएंगे 7 से तो दशमलव लगा के 0, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 7 आठ 56, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35। मतलब ये संख्या कटेगा ही नहीं, बढ़ते जाएगा। ये संख्या क्या होगा, बढ़ते जाएगा। देखिए दशमलव के बाद अलग अलग संख्या आ रही है। ये जो है दशमलव के बाद 1/7 में 7 से हम जब 1 में भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो दशमलव के बाद अलग अलग संख्या प्राप्त हो रही है, मिलता जुलता संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मिश्रित संख्या प्राप्त हो रही है, तो उसी को बोलते हैं मिश्रित अशांत दशमलव संख्याएं। इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित अशांत दशमलव संख्या है। यदि दशमलव के बाद एक ही प्रकार की संख्या आती है तो उसको बोलते हैं शुद्ध अशांत दशमलव संख्याएं। अब चलते हैं, तीसरा पॉइंट है गुणनखंड, फैक्टर। गुणनखंड जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फैक्टर। तीसरा है गुणनखंड। गुणनखंड, फैक्टर। फैक्टर होता क्या है, गुणनखंड। जैसे कि एक होता है गुणनखंड, एक होता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर है। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर है। तो गुणनखंड का मतलब होता है, क्या होता है, गुणन का मतलब गुणा का, खंड का मतलब होता है टुकड़ा। खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि 8 है, ठीक है, तो ये संख्या 1 से भी कटेगा, 2 से भी इसमें डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी भाग जाएगा इसमें, और 8 से भी भाग जाएगा। तो ये 1 2 4 8 क्या है, ये 8 का गुणनखंड है। 1 2 4 8 क्या है, 8 का गुणनखंड है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 24। ये संख्या 1 से डिवाइड होगा, भाग लगेगा, 2 से भी इसमें भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लगेगा, 6 से भी भाग लगेगा, 8 से भी भाग लग जाता है, 12 से भी भाग लगेगा, और 24 से भी भाग लगेगा। तो जितनी ये संख्या प्राप्त हुई है ये सब इसका टुकड़ा है, मतलब ये इसका क्या है, गुणनखंड है। तो ये होता है गुणनखंड, मतलब गुणा का टुकड़ा। उसमें भाज्य और अभाज्य दोनों प्रकार की संख्या आती है। और भाज्य अभाज्य क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। भाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या
जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, केवल 2 हो। एग्जाम्पल जैसे कि 3 का गुणनखंड 1 होगा और 3 होगा। देखिए 1 और 2 केवल 2 ही इसका गुणनखंड निकला है, तो ये क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। 4 को देखते हैं, ये 1 से भी कटेगा, डिवाइड होगा, 2 से भी इसमें डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। इसका जो गुणनखंड है कितना निकला? 2 से अधिक निकला, यानी 3 निकला। जब 2 से अधिक गुणनखंड निकलता है तो उसको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जो केवल 2 गुणनखंड निकलता है उसको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो गुणनखंड में भाज्य और अभाज्य दोनों प्रकार की संख्या देखने को मिलती है। जैसे कि ये 2 क्या है? अभाज्य है। 4 क्या है? भाज्य है। तो हमें गुणनखंड में दोनों प्रकार की संख्या देखने को मिलती है, भाज्य भी संख्या देखने को मिलती है और अभाज्य भी। एक होता है अभाज्य गुणनखंड, एक क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर जिसको बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये भी सेम ही है, गुणनखंड इसमें भी है, गुणनखंड इसमें भी है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें केवल अभाज्य संख्या आएगी, इसमें केवल क्या आएगा? अभाज्य संख्या आएगा। ठीक है, इसमें केवल प्राइम नंबर आएगा, कंपोजिट नंबर नहीं आएगा, भाज्य संख्या नहीं आएगी, इसमें केवल प्राइम नंबर आएगी। ठीक है, अभाज्य संख्या। जैसे कि वहीं हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 24। तो 24 का जब हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे भाग विधि से, तो 2 से 1 डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। इसका फैक्टर देखा जाए अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 है। इसमें जितना भी संख्या आप लोग देखेंगे सब अभाज्य। जैसे कि 2 क्या है? इसका गुणनखंड 1 होता है और 2 होता है। केवल 2 संख्या जब केवल 2 गुणनखंड प्राप्त होता है तो इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 3 है, 3 का भी गुणनखंड 1 आएगा और 3 आएगा, केवल 2 ही गुणनखंड प्राप्त हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड में होता क्या है कि केवल अभाज्य संख्या ही प्राप्त होता है, केवल अभाज्य संख्या ही प्राप्त होता है। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि 164, तो 164 का जब हम गुणनखंड करेंगे भाग विधि से, 2 आठे 16, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और ये 41 बार में क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखा जाए तो 2 क्या है? ये अभाज्य संख्या है क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा और 2 से भी इसमें डिवाइड होगा। ठीक, तो केवल 2 ही गुणनखंड निकला है इसका, तो ये भी अभाज्य संख्या है। और 41 भी क्या है? ये 1 से डिवाइड होगा इसमें और 41 से, इसमें भी केवल 2 ही संख्या प्राप्त हुई है। तो केवल 2 संख्या यदि प्राप्त होता है तो अभाज्य संख्या होता है। तो इसलिए 164 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 41। क्या होगा? 41। तो दोनों में अंतर क्या है कि गुणनखंड में हमें भाज्य और अभाज्य दोनों प्रकार की संख्या देखने को मिलती है और अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है मसा। मसा क्या होता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मसा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मसा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का हम लोग पहले से 2 विधि जानते हैं। पहले से हम लोग क्या जानते हैं? 2 विधि जानते हैं। पहला है भाग विधि, भाग विधि। दूसरा हम लोग जानते हैं दूसरा जानते हैं हम लोग
एक हो गया भाग विधि, एक हो गया गुणनखंड विधि। एक क्या हो गया? गुणनखंड विधि। भाग विधि जैसे कि 16 है और 64 है। एग्जाम्पल 16 और 64 का HCF का HCF, 16 और 64 का HCF कैसे होगा? भाग विधि से भी हम निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि 16 से हम क्या करेंगे? 64 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। 16 चौका 64, तो मशक कितना आ जाएगा? ऐसे करके 16, ठीक है, क्योंकि 16 से ये पूरा पूरा कट गया, तो इसका मशक कितना होगा? 16। जब अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे तो 16 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16। और 64 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और दूनी 64। इसमें एक जैसा क्या है? कॉमन 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 और एक कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे भी करके कितना निकला? 16। लेकिन हम क्लास 10 में कुछ नए विधि से इसको पढ़ेंगे, मसा कुछ नए विधि से पढ़ेंगे ऐसे करके। जैसे कि 16 है, वो गुणनखंड विधि ही रहेगा, लेकिन घातांक के रूप में उसको पहले लिखेंगे और घातांक में सबसे छोटी घात जिसका होगा वही क्या होगा? मसा होगा। जैसे 16 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, और 64 का हो जाएगा आपका 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। इसको देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, 16 को 1 2 3 4, 2 के पावर 4, और 64 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6। तो दोनों में देखा जाए कि सबसे छोटी घात किसका है? तो इसका है, तो मसा वही हो जाएगा, ठीक है, मसा क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, 2 के पावर 4, यानी कि 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16। तो ये हम क्लास 10 में इस विधि से हम सवाल को हल करेंगे। अब पढ़ते हैं घातांक, एक्सपोनेंट्स। घातांक होता क्या है? घातांक, घातांक में सबसे पहले जानते हैं घातीय संकेतन, जिसको हम घातीय निरूपण भी बोलते हैं। घातीय संकेतन, घातीय संकेतन होता क्या है? घातीय संकेतन होता क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या को, जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे लिखा है, ये एक बड़ी से बड़ी ये संख्या है, ये एक बड़ी संख्या में इसका प्रसार हुआ है, तो इसको संक्षिप्त में लिखने की क्रिया ही क्या कहलाती है? घातीय संकेतन या घातीय निरूपण। जैसे कि ये 2 कितने बार इसका गुणा हुआ है? 1 2 3, 3 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 3 का कितने बार गुणा हुआ है? 1 2 3, 3 बार, यानी ऊपर लिख सकते हैं 3 के पावर 3। तो इसी को बोलेंगे हम लोग घातीय संकेतन। इसी को क्या बोलेंगे? घातीय संकेतन। घातीय संकेतन, घातीय संकेतन, या एक और नाम से जानते हैं इसको घातीय निरूपण। घातीय निरूपण, ठीक है, इसको घातीय संकेतन या घातीय निरूपण बोलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि बड़ी से बड़ी संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया को क्या बोलते हैं? घातीय संकेतन बोलते हैं, घातीय निरूपण कहते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या को, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या ऐसे कर सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या को
ठीक है, बहुत बड़ी संख्या को संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया को या प्रक्रिया को हम घातीय संकेतन या घातीय निरूपण कहते हैं ठीक है। बड़ी से बड़ी, बहुत बड़ी संख्या को एक संक्षिप्त में लिखने की क्रिया को, संक्षिप्त रूप में, छोटा रूप में लिखने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? घातीय संकेतन या घातीय निरूपण कहते हैं। जैसे कि कहीं संख्या लिखा हुआ है 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 करके ऐसे लिखा है, ठीक है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे ऐसे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ऐसे कहने पे कुछ ज़्यादा ही हमें बोलना पड़ रहा है। ये संख्या कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है बोलने पे, तो इसको बोलने के लिए हम आसानी से बोलने के लिए क्या करते हैं? इसको संक्षिप्त रूप में लिख लेते हैं। जैसे कि 2 का गुणा कितने बार हुआ है? 3 बार, 1 2 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 या 2 का क्यूब भी इसको बोलते हैं। 3 का गुणा कितने बार हुआ है? 1 बार, 3 के पावर इसको हम 1 लिख सकते हैं। ये 7 का गुणा कितने बार हुआ है? 1 2 3, 3 बार, तो 7 के पावर कितना लिख सकते हैं? 3। तो कोई हमसे पूछे कि इसका संक्षिप्त रूप क्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 3। तो इसी क्रिया को, ऐसे लिखने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? घातीय संकेतन या घातीय निरूपण। ऐसे हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है जैसे कि 64 है, इसको कह देगा कि घातीय संकेतन में लिखिए, घातीय निरूपण में लिखिए। इसका बताइए घातीय निरूपण क्या होगा? तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे कि 64 है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 3 6 2 दूनी के 4। अभाज्य गुणनखंड हम कुछ देर पहले ही बताया कि केवल उसमें अभाज्य संख्या ही आती है, ठीक। 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2। इन 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं 2 के पावर 6, यानी 64 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6, ठीक है। जैसे 8 है, 8 का घातीय संकेतन क्या होगा? तो 8 का घातीय संकेतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। 8 का अभाज्य गुणनखंड हमें पता रहेगा, तब जाके उसका हम लोग घातीय संकेतन या घातीय निरूपण बता सकते हैं। जैसे कि 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ठीक है। तो ये होता है घातीय संकेतन या घातीय निरूपण। क्लास 10 में हम मस या लस का सवाल जब करेंगे तो उसमें जो भी दी हुई संख्या रहेगी उसको हम सबसे पहले घातीय संकेतन में लिखेंगे और घातीय संकेतन में लिखने के बाद उसको हल करेंगे। एक बात आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या हो, कोई भी एनी नंबर, कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, उसके गुणांक में 1 हमेशा छुपा रहता है, पावर में 1 हमेशा छुपा रहता है और बटा में भी 1 हमेशा छुपा रहता है। जैसे कि 4 है, हम पूछेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वह अंश बटा हर के रूप में होता है, ठीक। अंश बटा हर के रूप में होता है, तो इसका हर हमेशा क्या होता है? 1 छुपा रहता है। देखिए ये हो गया अंश और ये हो गया हर। तो कोई भी संख्या अंश बटा हर के रूप में हो तो परिमेय संख्या कहलाती है, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, बस उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी संख्या हो
उसके गुणांक में एक छुपा रहता है, बट्टा में उसका हर में एक छुपा रहता है और उसके घात में भी एक छुपा रहता है। मुझे आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। जितना भी थ्योरी हम बताए हैं वो समझ में आ गया होगा। यदि कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम फिर से कमेंट देखेंगे और पुनः उसे समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।